नमस्कार बच्चों। तो देखो, क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 1 विज्ञान सब्जेक्ट में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको आज अपन शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको जानेंगे कि किस प्रकार इसमें क्या क्या चीज़ अपन को पढ़ना है। ये तुम्हारे बोर्ड्स में 6 नंबर का दे रखा है, अर्थात इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो देखो, इसका पहले चीज सुनते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर नए पदार्थ अर्थात उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, कैसे होगी, ये कब पता लगेगा अपने को? जब उसकी अवस्था परिवर्तित होगी, उसका रंग परिवर्तित होगा, उसमें नया पदार्थ बनेगा और उसमें या तो गैस का निष्कासन होगा या गैस उसमें काम आएगी। तापमान परिवर्तित होगा, ये भी उसका ध्यान रखना है। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, तो रासायनिक अभिक्रिया में देखो, नया पदार्थ बनता है, रंग एवं तापमान परिवर्तित हो जाती है, गैस का निष्कासन एवं आदान प्रदान होता है। ये चीज अपने को याद रखनी है। इसके बाद में अपने पास स्टडी है रासायनिक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण पद, कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पद महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन जानेंगे क्रियाकारक या अभिकारक। वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है, वह पदार्थ जो जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए, जैसे कि अपन ने CO2 और जल है, दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, तो देखो वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के लिए भाग ले रहे हैं, उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहेंगे। और जब अभिकारक आपस में क्रिया कर जिस पदार्थ का निर्माण बनाते हैं, अर्थात जिस नए पदार्थ को बनाते हैं, उसे अपन कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। इसके बाद में एंजाइम या उत्प्रेरक, ये कहाँ रहते हैं? अभिक्रिया के ऊपर लिखे जाते हैं। अभिकारक या उत्पाद दोनों के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। जब भी समीकरण को अपन प्रदर्शित करते हैं तो उसके ऊपर लिखे जाते हैं एंजाइम या उत्प्रेरक। अब एंजाइम या उत्प्रेरकों का क्या होता है? मेन चीज कि ये अभिक्रिया की जो वेग है ना, उसमें परिवर्तित कर देते हैं। या तो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करके उसको बढ़ा देंगे या उसको कम कर देंगे। तो एक चीज याद रखना कि एंजाइम या उत्प्रेरक स्वयं में कोई भी चेंजेस नहीं करते, बस ये अभिक्रिया के अंतर्गत भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों को बनने की दर को परिवर्तित कर देते हैं, या तो तीव्र गति से या धीमी गति से। इसके बाद में समझना कि समीकरण कैसे लिखी जाती है। जैसे CO2 + H2, ये क्या है? इधर अभिकारक, ये कौन सी साइड है? LHS, अर्थात इसको हमेशा LHS साइड पे लिखा जाएगा, और ये प्रोडक्ट है, इसको हमेशा RHS साइड पे लिखा जाएगा। तो CO2 + जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। ठीक है। इसके बाद में देखो आगे नेक्स्ट जानते हैं अपन रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके, जो मैंने तुम्हारे लिए अभी बता दिया। अब देखो, एक नोट है, ये क्या है ना, 2024 BOARD बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा था? 2024 में, 24-25 वाला पेज था ना, उसमें पूछा था कि मैग्नीशियम रिबन को तुम क्या करोगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवाओगे? दहन करवाओगे। तो क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये रहता है चूर्ण फॉर्म में रहता है, और इसी को अपन मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं। तो इसका चित्र पूछा था, तो देखो ये चित्र है, ये बर्नर है, बर्नर में मैग्नीशियम रिबन का दहन करवा रहे हैं। चिमटे की सहायता से अपन क्या करके इसको पकड़ रखा है। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर चूर्ण फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। किसमें प्राप्त हो रहा है? ये वाच ग्लास में प्राप्त हो रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये इसकी शब्द समीकरण, और इसको समझना है कि ये क्या है? इसकी रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर होता है? देखना इधर, शब्द समीकरण का मतलब होता है हिंदी में नाम लिख दिए जाते हैं। जैसे ये क्या है? मैग्नीशियम, तो मैं यहाँ क्या लिख देता अभी? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया कर रहा है? वायु के साथ। वायु या ऑक्सीजन, कुछ भी लिख सकते हो। और इसके ऊपर लिख देता मैं दहन, और क्या बना देता? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे कहेंगे शब्द समीकरण। और ये क्या है? रासायनिक समीकरण। इस चीज को भी याद रखना, रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण। देखो, ये मैंने दोनों बता रखे। ये तीर का निशान क्या बताता है? तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर का निशान बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है। देखो, मैंने इस तीर के निशान को परिवर्तित करके बताया। एक प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है, जो CO2 और जल
अभिकारक के रूप में रहते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। और अगर मैं ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवा दूं? विखंडन। क्या करवा दूं? विखंडन। तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये प्लेस होता है इसका, और इसकी उपस्थिति में अपने पास CO2 और जल बनता है, और साथ में एटीपी के रूप में क्या बनती है? एटीपी के रूप में एनर्जी फॉर्म होती है, अर्थात ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद में आगे देखना बच्चों, देखना इसके बाद में अगला नोट है अपने पास, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब क्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो ये मैंने कोर्क लिया है, इसमें मैंने तनु H2SO4 डाल दिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये जस्ते के टुकड़े उसके अंदर डाल दिए। जैसे शंक्वाकार फ्लास्क लिया है, कांच की नली है, कोर्क के द्वारा बंद कर दिया, इसमें जो अभिक्रिया होगी तो यहाँ से क्या बनेगी? गैस बनेगी, और ये गैस इस नली के माध्यम से कहां पर प्राप्त होगी? अपने बाहर प्राप्त होगी। और इनका परीक्षण कैसे किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का CO2 गैस का परीक्षण कैसे किया जाता है, इसको अपन अगले नेक्स्ट कुछ दिनों में जानेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर जो अपने क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, उसी के अंतर्गत टॉपिक दे रखा है अपने लिए कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण और CO2 गैस का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। अब देखो अपने पर रासायनिक अभिक्रिया में समीकरणों को गुणांकों के आधार पर अपन मानते हैं, ऐसे गुणांकों के बोल दो या फिर संतुलित या असंतुलित आधार पर दो भाग कर दिए अपन ने इसके। पहला लिख दिया अपन ने संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा लिख दिया अपन ने असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। इसी का नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण, असंतुलित का है। ध्यान देना, कोई भी जो अभिक्रिया होती है अगर उसमें अभिकारकों के अंदर उपस्थित तत्वों का अनुपात या उपस्थित तत्वों की संख्या उत्पाद के तत्वों की संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित कहेंगे, और बराबर ना हो तो इसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। अब एक और चीज है बच्चों कि अपन क्यों करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि तुम अपने हिसाब से द्रव्यमान को नष्ट न कर सकते, न तुम बना सकते, तुम द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही कर सकते हो। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो तुमने क्लास 9 में पढ़ लिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता और द्रव्यमान का न ही विनाश होता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि उत्पाद के अंतर्गत जो कुल द्रव्यमान होता है तत्वों का, उसका ये जो कुल द्रव्यमान ये अभिकारक तत्वों में उपस्थित कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये अपन ने पढ़ा अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसी के कारण अपन क्या करते हैं? अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। अब देखते हैं आगे चलते हैं, अपन देखेंगे कि संतुलित समीकरण क्या होती है। तो संतुलित समीकरणों में क्या होता है? अभिकारकों के अंदर उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान और उत्पाद के अंदर उपस्थित तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है, अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करते हैं। अर्थात देखेंगे कि किस प्रकार अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। तो ये आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, और इसमें अपने क्लास 10th में एक विधि दे रखी है, और वो विधि है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या है बच्चों? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार असंतुलित या कंकाली समीकरणों को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो देखो अपना टॉपिक रहेगा हिट एंड ट्रायल विधि या कंकाली समीकरणों को संतुलित करने की विधि, जिसको जानेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। देखिए बच्चों, आप अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, और प्रत्येक टॉपिक को शुरू से लास्ट तक पूरी बुक को, जैसे अपने 13 चैप्टर है, 13 चैप्टरों को अपन अच्छे से समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। आप अगर आगे शेयर कीजिएगा, आगे बताओगे अगर अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, तो तुम्हें पता लगेगा कि विज्ञान को मैं शुरू से लेकर एंड तक इसी प्रकार पढ़ाऊँगा। तुम्हें छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, ट्रिकली माध्यम से तुम्हें अच्छे से बताऊँगा। तो याद रखना और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।